आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब मंच की ओर इस प्रांगण में प्रवेश करते हुए अग्रसर हैं। मैं चाहता हूं गर्म जोशी के साथ, तालियों के साथ आप स्वागत कीजिए डॉक्टर मोहन यादव जी का। मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए आप लगातार समिट में लगातार अलग अलग सेक्टर्स की समिट के साथ नर्मदापुरम से सीधे हमारे साथ इस मंच पर आ रहे हैं। मैं उन्हें हृदय से IB24 परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। विकास की रेस मेरा मध्य प्रदेश, ये फाइनल सेगमेंट है, हमारा फाइनल चैप्टर है आज के इस मध्य प्रदेश माइंड समिट का। मध्य प्रदेश के नए मध्य प्रदेश के ब्लूप्रिंट पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक वर्ष के सरकार के कार्यकाल के जो पूरा ब्यौरा हमने लिया है सुबह से लेकर अब तक, इसे कंक्लूड करने की बारी। स्वागत करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं रविकांत मित्तल जी, IB24 के एडिटर इन चीफ। रवि सर, ओवर टू यू। धन्यवाद पुनीत। सारे लोग बैठ जाएं जो भी हॉल में हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। तो आज दिन भर हमारा ये माइंड समिट का जो मंच रहा, इस पर हर पार्टी से हो नेता आए, मंत्री आए, खेल जगत के सितारे आए, हमारे संत आए इस पर, और हर विषय पर हमने चर्चा की और काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, बाबा बागेश्वर जी भी आए, सिंधिया जी आए। तो अब हमारे पास इस समिट का, अब हम फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे बीच में मुख्यमंत्री प्रदेश के मौजूद हैं। अभी एक ऐड चल रहा था आपके टूरिज़्म का। हमेशा से मध्य प्रदेश का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट होता है उसका बहुत अच्छे ऐड बनते हैं कि मोह लिया मध्य प्रदेश ने। तो पिछले एक साल में, पहले तो आपको शुभकामनाएं, एक साल आप पूरी कर रहे हैं अपनी सरकार के। तो मेरी सवालों की श्रृंखला यहीं से शुरू होगी कि क्या मध्य प्रदेश को मोहन ने मोह लिया है? सर माइक आप। देखिए, हम तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। व्यक्ति के नाते से मैं नहीं सोचता हूं, विचार के नाते से जरूर सोचता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश करवट बदल रहा है और ऐसे बदलते दौर में जो स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी थी कि हमारा 21वीं शताब्दी भारत की होगी और भारत वो सब हासिल करेगा जो दुनिया के लिए उसको एक नंबर की तरफ पहुंचाने में समर्थ करेगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम मध्य प्रदेश को उस विवेकानंद जी की भविष्यवाणी और यशस्वी प्रधानमंत्री के सशक्त हाथों में अपने राज्य को उस रूप में लाएं जिसके आधार पर उसका अपना स्वरूप ऐसा बने कि वो वाकई लगे कि हाँ, ये मध्य प्रदेश है जिसके भरोसे से दुनिया उस पर भरोसा करे और वो नंबर 1 का राज्य बने। उसी में हम लगातार लग रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं। जी, हम लोग लगातार देख रहे हैं आपको एक साल से। पूरी तन्मयता से आप मेहनत कर रहे हैं। आप हर दिन कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो एक खास प्रोग्राम जिसमें आज भी आप आ रहे हैं कि जो जैसे मध्य प्रदेश को जाना जाता था कृषि के लिए, कि यहाँ की जो सब जो आटा कहते हैं मध्य प्रदेश का लोग खाते हैं, शरबती जितनी हर जगह है। तो ये जो जबलपुर से जर्मनी तक, बाकी आप नर्मदापुरम से लंदन तक ये जो दौड़ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश में सब कुछ है। हमारे पास अपनी वन संपदा है, भूगर्भ संपदा है, जल संपदा है, भू संपदा है, मानव बौद्धिक क्षमताएं हैं। तो ऐसे में हमारे पास एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में जहाँ तक बढ़ सकते थे हमारी सरकार ने काफ़ी काम किया है, हम वहाँ तक बढ़ गए। लेकिन अब कृषि के उत्पाद बनाना है हमको। फसल अगर बन गई तो फसल के ठीक उत्पाद दे करके किसानों की भी दशा बदलना है और हर युवा जो अलग अलग प्रकार की क्षमता योग्यता रखता है उसको अपने काम से जोड़ करके उसकी अपनी युवा शक्ति का सदुपयोग देश और समाज के हित में लगाना है। तो स्वाभाविक रूप से हमको निवेश की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए निवेश पर्टिकुलर एक सेक्टर में नहीं, सभी सेक्टर में। और ये अच्छी बात है कि हमारे अपने इस अभियान के बलबूते पर हमारी सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके सब सेक्टर में समान रूप से अवसर मिल रहे हैं और लगातार हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। जी, एक हम देखते हैं कि बीजेपी के कई राज्यों में जैसे कि एक ODOP की एक वो चलती है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी मोदी जी ने शुरू किया। तो जिस मध्य प्रदेश में 1 साल में, और पहले भी आप मंत्री रहे हैं, काफ़ी मध्य प्रदेश में काम किया है, आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ों में संभावनाएं दिखती हैं? क्योंकि क्या है कि यूथ बैठा है यहाँ पर, देख रहा है, आपको सुन रहा है, और रोज़गार की समस्या है देखिए, और कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी इस चीज़ की समस्या है। तो ऐसे कौन से 3 या 4 चीज़ें हैं जिन पे आपको लगता है कि आप फोकस करेंगे और उसमें काफ़ी संभावनाएं आप प्रदेश में देखते हैं? देखिए, अगर आप 4 की बात कहोगे, सरकार तो 54 विभाग से चलती है। क्या बात जी। मेरा हर विभाग अपने आप में रोजगार परक, रोजगार देने वाला विभाग है, जिसके माध्यम से युवाओं के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अगर आपने 4 की बात कही तो मैं मोदी जी की बात तरफ चलता हूँ। 4 वो है जो महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों हमारे पिलर्स है, जिन पिलर्स पे हमारी 54 विभाग इस पे अवलंबित है। और इसके माध्यम से प्रत्येक सेक्टर हमारा रोजगार परक है, प्रत्येक सेक्टर हमारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में बहुत सार्थक भूमिका अदा करता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जब अपनी मानव क्षमता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हर जगह हमको आगे के टारगेट भी दिखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, अगर संक्षेप में कहेंगे तो जी। हमारी एक नर्मदा वैली थी, नर्मदा की घाटी की सिंचाई क्षमता कांग्रेस के समय 77 में ये योजना बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2003-4 तक कांग्रेस ने उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरदार सरोवर डैम बनवाने के लिए अपनी भूमिका अदा की। फिर जब उनने अपने नर्मदा के पानी का एक एक बूंद का उपयोग न केवल गुजरात की बेहतरी के लिए किया है, बल्कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हो, बाबूलाल जी गौर हो, उमा जी हो, यहाँ हमने कमान संभाली तो हमारे यहाँ लगभग नर्मदा जी के जितने डैम बनना चाहिए थे वो सारे डैम बने। और आज निमाड़ और मालवा हरा भरा अगर हुआ है तो ये नर्मदा जी के कारण हुआ है। ये 20 साल 30 साल पहले हो सकता था, 40 साल पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, सबकी भावनाओं का एक तरह से तुषारापात करते हुए केवल सरकार बनाने में विश्वास किया। और अब हम उससे और आगे बढ़े, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब 1 साल की बात अपन कर रहे हैं तो हम ना केवल नर्मदा जी की लाइन को आगे ले गए, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए केन बेतवा, ये विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, इसका टेंडर हमने कराया। ये हमारी उपलब्धि है। यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ का इसमें निर्माण का खर्चा केंद्र सरकार दे रहा है, 10% यूपी और हमको मिलाना है। इसके साथ साथ 20 साल तक कांग्रेस के जमाने से कोई न कोई कारण से राजस्थान से पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ये पीकेसी योजना का नदी जोड़ो अभियान का हम दोनों राज्यों का निपटारा नहीं हुआ, तो हमारा मालवा, चंबल, महाकौशल, ये बेल्ट, मध्य भारत वाला बेल्ट, श्योपुर से लगा करके आगर तक का ये 10 जिले हमारे प्यासे रहे, परेशान रहे। उतना ही इससे ज़्यादा हालत राजस्थान की खराब रही। ये पानी तो रोज बह के जा रहा है, ये परमात्मा की कृपा है, लेकिन जल का उपयोग समाज और सदुपयोग पीने और सिंचाई के लिए कर लें तो पूरी परिस्थिति बदलती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इसका निर्णय किया और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। मैं इस दिशा में आगे बढ़ा जी। ये तो मैंने पानी की बात कही। हाँ, अभी आप अंदाज लगा लो कि हमारे अपने मेडिकल कॉलेज 2003, 4, 5 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज आज़ादी के बाद से बने थे, और पूरा अधिकतर समय कांग्रेस का शासनकाल रहा। हमारा 1.5-2 साल छोड़ दो, 2 बार तो हमको टाइम नहीं मिला, लेकिन वो 5 मेडिकल कॉलेज, आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज हमारे अपने चल रहे हैं, जिसमें 13 प्राइवेट है, 17 गवर्नमेंट के। और इसी 1 साल में हमने 12 पीपीपी मॉडल पे लागू कर दिए। तो हमारे 50 मेडिकल कॉलेज हम 1.5 साल के अंदर कर देंगे। 8 हमारे पाइपलाइन में बन रहे हैं। तो ये जो 50 मेडिकल कॉलेज, तो आप बताओ कहाँ 5 मेडिकल कॉलेज, कहाँ 50 मेडिकल कॉलेज। और एक मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, एक डॉक्टर आगे बढ़कर के 1 लाख से ज़्यादा आबादी में अपनी प्रमुख भूमिका, एक तरह से देवदूत की भूमिका निभा सकता है। तो हमारे यहाँ डॉक्टरों के लिए चिकित्सा पेशे में ये कितना बड़ा अभाव था। 5 आयुर्वेदिक कॉलेज हमने अभी मंजूर कर दिए, जो एक साथ आज से सालों पहले कोई एक आयुर्वेदिक कॉलेज बनता था। ये केवल ये नहीं, हमारे 55 जिलों में एक्सीलेंस कॉलेज। कभी कोई कल्पना कर सकता है कि अपने कॉलेजों के लिए बच्चों को विद्यार्थी को आने जाने की बस की सुविधा मिलेगी?
ये हमारे अपने मध्य प्रदेश में हुआ है कि हमारे एक्सीलेंस कॉलेज से सभी युवा शक्ति के लिए नई शिक्षा नीति के बलबूते पर बाउंड्री तोड़ करके नए कोर्स लागू करने की बात कही है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पे जो हमने काम किया है, थानों की पुनर्सीमा से लेकर जिलों की पुनर्सीमन परिसीमन आयोग तक जिलों की विसंगति दूर करने का काम हमारे हाथ में हुआ है। हमारी मेट्रो सिटी की कल्पना साकार हो रही है, जिसके आधार पर हम बढ़ रहे हैं। वर्षों से सिंहस्थ को लेकर के जो आरोप लगते थे, अवैध निर्माण हो रहा है, बना नहीं पा रहे हैं, कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा, हमने कहा हरिद्वार की तर्ज पर हम स्थायी समाधान कर रहे हैं कि यहाँ साधु संत लेकर के वो पूरा आनंद करे। हमेशा के लिए आओ। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, कोई भी साधु संत अपने आश्रम अखाड़े कोई समाज की धर्मशाला बनाना चाहता है उज्जैन के अंदर, हम उसको भूमि उपलब्ध करा रहे हैं। ये एक नहीं, ऐसा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तो बात आपने कही है, कौन सा हमारा संभाग छूट रहा है जहां हम अपने इन्वेस्टरों को नहीं बुला रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई कि आज मुझे एक इंग्लैंड से आए हुए मित्र ने कहा कि मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा, जब आप इंग्लैंड में थे तो मैं अपना निवेश नहीं कर पाया था, मैं आपसे मिल नहीं पाया था, तो 500 करोड़ का निवेश करने के लिए वो इंग्लैंड से चलकर मध्य प्रदेश आ रहा है। इससे बड़ी सफलता क्या होगी? समय कम पड़ जाएगा, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन ये बदलते दौर का प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी बहुत सारी सौगातें मिल रही, जिसको देख करके सुन करके आपको और हमको सबको लगेगा कि हाँ, हम उसी मध्य प्रदेश में हैं जो अब एक बहुत तेज गति से विविध क्षेत्रों को कवर कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए इस सेशन का नाम भी हमने नए एमपी का ब्लूप्रिंट रखा है, जो कि आपने सारा बताया। धन्यवाद। लेकिन कुछ चीजें जो सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जब हम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप हमें समय दिया था कि एक जो, क्योंकि गृह मंत्रालय भी आपके पास है, कुछ क्राइम जो है हम देख रहे हैं कि हाल के दिनों में काफ़ी क्राइम की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। देखिए, किसी को कोई काम नहीं मिलता तो वो एक बात पकड़ के बिना बात के चला देता। मेरे पास आंकड़े हैं, आप चाहो तो बता दूंगा। कमलनाथ जी के टाइम पे जितनी रेप की घटनाएं बहनों के साथ हुई, जितने अपराध की घटना कांग्रेस के शासनकाल में हुए, कांग्रेस ने तो सदैव अपराधियों को ही पोषक किया है। ये तो हमारी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि माइक नहीं चलना चाहिए, तो माइक हमने उतार के ढेर लगा दिए 60,000 माइक का। कांग्रेस की हिम्मत नहीं, कांग्रेस नहीं बोलेगी। कानून का शासन लागू करने के लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए, और हमारी सरकार ने कहा कि खुले में मांस मदिरा नहीं बिकेगी, हमने उस पर सारी कार्रवाई कर दी। ये कांग्रेस ने, केवल उनको मालूम है कि कोई भी बात बोल के निकल जाना, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस के जिन नेताओं की आप बात करेंगे, उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए हैं। उनकी ही पार्टी के लोगों ने सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति जारी की कि हमारे ये नेता के ये चरित्र है, ये नेता का ये चरित्र है। अब मैं उस पर बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये उनको भी कुछ काम मिलना चाहिए, तो उनका काम वो करे। जनता सब जानती है, इसलिए जनता भाजपा के साथ है। क्योंकि मेरे पास वैसे काफ़ी लंबी फेहरिस्त थी जो क्राइम की घटनाएं हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप काम करें। जो आपने अभी बात बोली, क्योंकि मैं उसको पकड़ता हूं कि 13 दिसंबर 2023 को जो आपका पहला आदेश था, वो लाउड स्पीकर हटाने का और खुले में मांस, जो भी आपने बोला, ये बताइए मोहन यादव जी कि क्या ये जो आप भी हम जैसे लगातार देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र के चुनावों में देखा, आप हर चुनाव में जा रहे हैं, मतलब आप केवल मध्य प्रदेश में अब सीमित नहीं है, पार्टी आपको हर जगह बेचती है। तो ये बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ हैं, मतलब मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाना, ये क्या, चूंकि आप इतनी विकास की बातें आपने गिनाई, तो फिर ये चुनावों में आते आते ये इस मुद्दों पर क्यों आ जाती है? क्या कबीरदास जी को भूलोगे? एक रहोगे नेक रहोगे, क्या कहा उनने? कबीरदास जी ने 300 साल पहले बोला। तुलसीदास जी ने कहा है, समूचा समाज सकल समाज जग में, किसको कह रहे हैं आप बताइए? भगवान राम ने कहा है, समाज के साथ जीने की कदम से कदम बढ़ाकर उठो। समाज में वनवासी, जंगलवासी, वो तो जानवर तक को गले लगाते हैं। तो ये रामराज की कल्पना वाले ही कहेंगे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जिसके दिमाग में उल्टा काम है वो वैसा सोचते रहेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि हमने आपने कृष्ण पाथे की बात की, बिल्कुल कि कृष्ण की जो जगह है उनको आप मिलाएंगे, और जिस तरीके से राम जन्मभूमि है तो कृष्ण जन्मभूमि। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ जी। हमने तो नहीं कहा कि कोई हमारे धर्म का मंदिर बनाएंगे, कोई कुछ और स्थान बनाएगा, कोई कहीं पूजा करने जाता है। अरे जब हम राम की बात करते हैं तो हम पे इस राम और कृष्ण के देश पे ही क्यों प्रश्न उठता है?
मुझे इसी बात की चिढ़ है कि भाई हम अपने धर्म का सम्मान करें, तुम अपने धर्म का सम्मान करो। कांग्रेस के लोगों क्यों हिंदुओं के खिलाफ है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो जनता से वोट तो हिंदुओं के चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। उनके बड़े बड़े पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं। और तो और आश्चर्य इस बात का होता कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, मुझे तो आनंद तब आया कि एक मुस्लिम सज्जन ने, जिसने 70 साल तक मुकदमा लड़ा, उसने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रसन्नता जाहिर कर दी। लेकिन राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के एक नेता और भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए, ये पाप उनके माथे। ऐसे विषय को उनके तरफ से उठाए जाते हैं। वो क्यों तुष्टीकरण की बात जानना चाहते हैं, वो क्यों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात नहीं करते, वो हमको क्यों लज्जित करते हैं। ये आप बताओ, बांग्लादेश की घटना पे क्यों जवाब नहीं देते, बांग्लादेश के मामले में क्यों खुल के नहीं बोलते कि मंदिरों पे क्यों आक्रमण कर रहे हैं और कौन आक्रमण कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम उससे निपटेंगे। क्यों हिम्मत नहीं है उनकी, वो क्यों हिंदुओं को लज्जित करना चाहते हैं। मैं किसी के बारे में विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मुझे, हम आपके धर्म का सम्मान करें तो मुझे अपने धर्म का सम्मान करने की हिम्मत तो होना चाहिए। हमारी सरकार अपने धर्म का, अपने धर्म का, सभी का सम्मान करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहेगी। मैं ये आश्वस्त कर सकता हूँ, इस मामले में कभी कोई तकलीफ नहीं आई। बिल्कुल ठीक बात है मोहन यादव जी, ये रहना भी चाहिए और आपका ये मोटिव भी है और आप ये कर भी रहे हैं। लेकिन क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना जरूरी है? अब राम मंदिर आपको मिल गया। मैंने कहा कि ये जो मुद्दे आप ला रहे हो, ये मेरी सरकार के मुद्दे नहीं है। अब आप, लेकिन मेरा निवेदन सुनो तो सही, अभी जी, आपने प्रश्न ही उठाया है। जी जी जी, हमारे यहाँ एक पद्धति है, आप इसको समान रूप से देख लीजिएगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा, और सबसे बड़े देश में दुनिया के अंदर मिसाल बनती है कि अगर आपके मन में आपके अधिकार को लेकर के कोई दुविधा है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। हम पत्थर लेके, कुल्हाड़ी लेकर, किसी की गेती फावड़े लेकर के किसी का धर्मस्थल तोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो आम आदमी कहीं कोई न्यायालय में जाता और न्यायालय फैसला करता है, इसका इंतजार करने की और कौन सी पद्धति, यही तो पद्धति है। इस पद्धति पे भी प्रश्न करोगे तो न्यायालय का दरवाजा बंद कराओगे आप किसी का जी। किसी के हक की बात के लिए वो न्यायालय के सामने बात जा रहा है, न्यायालय निर्णय कहता है, दे देगा, मान लेंगे। अरे ये तो हमारा वो समाज है जिसने 1000 साल की गुलामी के बाद भी, आज़ादी के बाद 47 में कांग्रेस और उनके तथाकथित लोगों की मानसिक पे ये आज भी एक तरह से उनके ही उप प्रधानमंत्री सोमनाथ के मंदिर को जीर्णोद्धार करा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का उदाहरण है हमारे सबके सामने। लेकिन राम मंदिर को अगर पूरी जनता को तरसाया किसी ने, तो उन लोगों ने तरसाया जिनके नेतृत्व कांग्रेस के लोग करते जी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज तक उस बारे में न तो दर्शन करने जाते हैं, बल्कि उसको पता नहीं क्या बोलते, मुझे बोलते ही शर्म आती है जब कहते हैं कि वो तो वहाँ मजा कर रहे थे, गीत बजा रहे थे, नाच रहे थे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। शर्म आती सुन करके। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के इतने पवित्र उत्सव को भी अगर कोई पचा नहीं पाता तो इससे बुरी बात क्या? बिल्कुल ठीक बात है, और शायद इसी वजह से जनता जो है वो बीजेपी के साथ है। आपको हर अलग राज्य में वो बिल्कुल सत्य बात है कि जनता सब बात बारीकी से देखती है, एक एक चीज जानती है। और इसके लिए हमने एक नहीं, उनने खुद ने सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार वाला शब्द बोल करके माफी मांगी कि नहीं मांगी, ये सबके सामने स्पष्ट है। वो जब भी मार खाना पड़ी, उनको न्यायालय से ही मार खाना पड़ी, पर पता नहीं कौन सी चमड़ी के बने के बार बार वहीं जाते जहाँ से पहुँचते, वापस ही नहीं आते। क्योंकि कुछ ऐसे नेता भी हमारे मंच पर आए थे जो कांग्रेस से यहाँ पर आए, जो दल बदल के आपकी पार्टी में आए, और उनका भी ये कहना था कि राम भगवान के अगर उसमें वो नहीं जा सकते हैं तो हम उस पार्टी में नहीं रह सकते। मैं स्वागत करता हूँ जिनने इस बात को महसूस किया। मैं हमारे बीच में नरेंद्र सलूजा जी यहाँ होंगे, हमारे प्रवक्ता हैं, उनने कहा कि मेरे अपने सुरेश पचौरी जी थे, उनने ये बात, पचौरी जी है, नरेंद्र तुलसी सिलावट जी ने कहा। हाँ। और इनने अपनी पार्टी, हमारी पार्टी की निष्ठा, रीति नीति और एक तरह से कार्यकर्ता भाव को अपना करके वो मिसाल कायम की, जिसके आधार पर लोकतंत्र सदैव गौरवान्वित होता है जी। अब थोड़ा विषय को मोड़ते हैं। देखिए, आप बने मुख्यमंत्री, सब जगह 3 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें नए चेहरे पार्टी ने उतारे। अच्छी बहुत पुरानी बात हो गई, आगे बढ़ो। नहीं, दूसरी एक चीज पूछ रहा हूँ आपको, एक साल का चैलेंज पूछ रहा हूँ, एक साल का चैलेंज पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि देखिए, मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठना कोई आसान काम नहीं है, पूरे राज्य की उसमें जरा मैं बोल दूं, जिम्मेदारी होती है। किस तरीके के चैलेंज इतने दिग्गज नेताओं के? मैं बोलूं? हाँ जी, आप ही को बोलना है सर। मैं तो उस नगरी से आता हूँ जो 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठ करके कोई आम आदमी भी
न्याय की विक्रमादित्य उस परंपरा को कायम करता है। हम इसीलिए अपने सनातन संस्कृति को, गौरवमय इतिहास को, इन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। और कोई इन जड़ों से काटने चाहता तो हम उसके ऊपर निगाह परमात्मा से कहते हैं कि जरा इनकी बुद्धि में थोड़ा सद्बुद्धि दे दो, क्योंकि उनको क्यों अपनी जड़ों से काट करके किसी और जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। जो यहाँ का वो यहाँ की बात नहीं करेगा, पता नहीं कहाँ की करेगा। इसी बात का दुर्भाग्य है, उनसे बचने की जरूरत है। उज्जैन निकलता नहीं है आपकी, ये बड़ी शिकायत है कि उज्जैन केंद्रित बहुत है मुख्यमंत्री जी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जी, उज्जैन का अर्थ क्या है, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। उज्जैन का सही नाम है उज्जैनी, और उज्जैनी का मतलब है उत्कर्ष की नगरी। और उत्कर्ष की नगरी उस प्रकार से है, जब जब भी इस देश पे संकट आया है, जब जब भी देश में कई प्रश्न खड़े हुए, उसके उत्तर उज्जैन प्रतीकात्मक है। उज्जैन अकेला नहीं, उज्जैन जैसा अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पवित्रतम नगरियां हैं जिनका आदिकाल से अंत काल तक हर बार अस्तित्व रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं ऐसी नगरियों पे अपना गर्व भी करता हूं और उस जड़ों से जुड़ने का विश्वास भी करता हूं। और इसी वजह से आपने मिथक तोड़ा जब वहाँ पे आपने रात बिताई, कहते थे कि जो राज्य का या वो राजा महाराजा वहाँ रहते नहीं। देखिए, ये तो मैंने कहा कि बाबा महाकाल तो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है, और ब्रह्मांड में बाबा महाकाल को चाहिए तो बाबा कोई किसी के प्राण ले सकते हैं क्या? ये तो हमारी कुछ गलतफहमियाँ, कई कुरीतियाँ हो जाती, कई ऐसी बातें आ जाती जिसको मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन बाबा की इच्छा से तो हमारा जन्म होता है। जिसकी महाकाल का अर्थ क्या है? महाकाल का अर्थ है काल, काल का अर्थ है समय, और समय सबका नियत है, ना बढ़ सकता ना घट सकता है। हमारा आपका एक बार जन्म हुआ, वो हमारी इच्छा से नहीं, वो भी महाकाल की इच्छा से हुआ। हमारा समय पूरा होगा, ये भी महाकाल तय करेगा। तो जब पैदा करने वाले बोले, उठाने वाले बोले, तो हम चिंता करने वाले कौन हो सकते? ये कितनी अच्छी बात है। मतलब मुख्यमंत्री होने के साथ आप विचार भी इस तरीके से रखते हैं कि साधु संतों के बीच में भी जब आप बैठते हैं तो इसी तरह की बाड़ी आप करते हैं। उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला आने वाले समय में, आपके पहले भी जब यहाँ पे सिंहस्थ हुए तो काफ़ी अच्छे हुए। अभी एक इलाहाबाद में, प्रयागराज में पूर्ण कुंभ होने वाला है, बहुत तैयारियां वहाँ पे। किस तरीके के आपके प्लान, क्योंकि आप उज्जैन से आते हैं, जिम्मेदारी आपके कंधों पे ज़्यादा होने वाली है। अब मेरे को आप दोनों तरफ कर रहे हो, कभी मेरे से उज्जैन का संकट खड़ा करते हैं, लेकिन हर तरह का सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है। मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, कभी भी मेरा परमात्मा की दया है, भगवान महाकाल और गोपाल कृष्ण की कृपा है। प्रश्न आप कोई भी पूछो, मैंने कभी आपसे फिक्सिंग भी नहीं कही, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं बिल्कुल जनता को कहना चाहता हूँ, जो इच्छा हो पूछो, कोई ऐसी बात नहीं आई। नहीं, आप इनसे नहीं, मैं तो आपके पहले इस चेयर पे जो भी बैठा हो सबको नमस्कार करके मेरे जवाब हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल सही। तो मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूं कि हम जब दुनिया के सबसे बड़े मेले देखेंगे तो सबसे मेले हमारे कुंभ में आते हैं। जहां बृहस्पति कुंभ राशि में आएंगे वो कुंभ कहलाते हैं, जहां बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं वो सिंहस्थ कहलाते हैं। तो ये प्रत्येक 12 साल में एक नक्षत्रीय घटना है। बिल्कुल। जिस नक्षत्रीय घटना के आधार पर काल निश्चित करके वो अवसर आता है जब दुनिया के सबसे ज्यादा बड़ी भीड़ और सब प्रकार के विद्वान सहित सभी प्रकार की आध्यात्मिक विभूतियों का मेला लगता है। और वो केवल हमारा उज्जैन प्रदेश देश ऐसा नहीं, वो विश्व स्तर का मेला है। और जब विश्व स्तर का मेला हमको आयोजन करने का मौका मिलेगा तो मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पलक पावड़े बिछा करके उसकी सारी बेहतरी के लिए काम करेगी। जो जो हो सकता वो सब करेंगे, जो अभी तक नहीं हुआ उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहूँगा। आपने बात कही है कि हमने, हमारा संयोग ऐसा हुआ कि माँ क्षिप्रा जी का जो पवित्र उनका आंचल है, वो एक अच्छी बात है कि जब आदिकाल में कोई हमारी बहुत वन संपदा मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से उनकी धारा अच्छी बहती थी। लेकिन अब चूंकि वर्तमान के दौर में पानी के बहाव को लेकर, जल बहाव को लेकर के, क्योंकि क्षिप्रा जी पे गंगा जी के समान कोई हिमालय या ग्लेशियर नहीं है कि पानी पिघलेगा और आ जाएगा। तो 80 से लगा करके 80 के सीमत से हमारे यहाँ क्षिप्रा जी में गंभीर का पानी दे करके हमने स्नान कराया, बाद में नर्मदा जी के पानी से स्नान कराया। और ये हमारा 80, 92, 2004, 2016, ये 4 बोल रहा हूँ, लेकिन ये 48 साल का लंबा गैप बता रहा हूँ। 12 चौक 48। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2028 जब पूरा होगा
तो 2028 में लगभग 60 साल बाद हम छिपरा जी के जल से ही स्नान कराएंगे, ये प्रबंधन हमने कर दिया। और उससे ही अच्छी सारी व्यवस्था आने की, जाने की, रहने की, सब प्रकार के आश्रमों की, सब प्रकार के घाट की जो आएगा। और एक और बात, यशस्वी प्रधानमंत्री 2022 में जब आए थे बाबा महाकाल के महालोक के बाद, हमारा तो हर साल सिंहस्थ जैसा हो गया। जितने लोग सिंहस्थ में आएंगे हमने प्रबंधन ऐसा कर दिया, हर साल लोग आए तो आनंद उठाए। हमारे लिए तो मोक्ष की नगरी है, किसी के भाग्य में होगा तो वो ही उज्जैन आता है। और हम ये मान के चलते परमात्मा सबके भाग्य में दे, हम प्रबंधन करने को तैयार है, सबका स्वागत करने को तैयार। जी, ये बात अच्छी है कि आप इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जनता के बीच में, अभी आप चित्रकूट गए, वहाँ पे आपने चाय बनाई, फिर वो एक लड़कियों का बहुत बड़ा शो हुआ इंदौर में, उसमें आपने बढ़िया तलवार और लाठी घुमाई और उसमें किया। तो ये क्या जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करने का मतलब हम आपका स्वभाव देख रहे हैं शुरू से, तो ये क्या ये उसके पीछे वो है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम तो चाहते, मतलब लग रहा है कि आपको लगता है कि जो लाइन यहाँ पे लंबी खींची है उसको काटना है। एक निवेदन इतना ही है जी, हम सब लोकतंत्र में जनता की मनोभावनाओं के आधार पर हम अपने, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम निर्वाचित शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो निर्वाचित शब्द में मूल रूप से निर्वाचित शब्द कहाँ से आया है? मूल रूप से निर्वाचन के बाद निर्वाचित शब्द है ही नहीं। मैं जानना चाहूँगा, ये अच्छी आप बताएं। वो सविरोध निर्वाचित है, क्योंकि जब आप निर्वाचन पे जा रहे हो तो कई सालों लोगों का विरोध भी है, तो कई सारे लोग आपको समर्थन करते हैं, तो कलेक्टर सविरोध निर्वाचित घोषित करता है। तो इसका मतलब है कि सविरोध में जो हमको पसंद करने वाले भी है, हमको नापसंद करने वाले भी है। तो नापसंद करने वाले अपनी भावना रखते हैं, जो पसंद करने वाले हमको आगे बढ़ाते हैं। तो हम जनता से जुड़ करके हमारा उनका रिश्ता लगातार बनाए रखते हैं कि हम अपनी लाइन बड़ी करते रहे और उनको जो करना वो करते रहे। बिल्कुल। एक मेरे यहाँ पे एडिटोरियल टीम पूरी मौजूद है, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। और भी जनता आपसे सवाल पूछे क्योंकि आप साल पूरा ख़त्म कर रहे हैं और मौका है यहाँ पर। माइक लेके आएंगे जरा, पहला सवाल। जी, मुख्यमंत्री जी, मैं जबलपुर से आता हूँ, महाकौशल से। प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी का विशेष प्रताप है, और ये जानना चाहता हूँ कि नर्मदा पथ को लेकर, नर्मदा समृद्धि एक कॉरिडोर की चर्चा है, उसको लेकर आपका क्या विजन है और वो कब मूर्त रूप लेगा? आपका क्या मन आस्था है? का भी बड़ा केंद्र। आपका क्या मन है? यही चाहते हैं कि जो योजना है वही होगा। जी, क्या स्वरूप होने जा रहा है मुख्यमंत्री? जो आप चाहोगे सब होगा। बिल्कुल, हमारे लिए माँ नर्मदा का पवित्र किनारा, उनकी परिक्रमा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग इस देश में 2000 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियाँ हैं। और हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश पवित्र नदियों का मायका है। जो बड़ी नदियाँ निकल रही है, अगर जलराशि का हिसाब लगाओगे तो हिमालय से माँ गंगा निकलती, माँ जमुना निकलती है, लेकिन अगर जलराशि की बात करोगे तो मध्य प्रदेश कम नहीं पड़ता, उनके बराबर बल्कि ज़्यादा ही जलराशि मध्य प्रदेश से प्रवाह होके जाता है। ये हमारा सौभाग्य है। और अमरकंटक वो स्थान है जहाँ दो बड़ी नदी निकलती है, एक नर्मदा जी जिनको रेवा भी कहते हैं, एक सोन नदी जो गंगा जी की धारा बनती है। मुझे इस बात के आनंद है कि माँ नर्मदा का पवन तट दोनों तरफ उनकी परिक्रमा है, लेकिन 2000 नदियों में एकमात्र नदी है जिनकी परिक्रमा होती, बाकी किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती। तो सनातन धर्म में हमारे लिए तो माँ नर्मदा का किनारा इतना पवित्र है। निश्चित रूप से हम परिक्रमा वासियों की चिंता भी कर रहे हैं, उनका आश्रय भी बनाएंगे, आने जाने के मार्ग की सुगमता करेंगे, अन्न क्षेत्र चलाएंगे, घाट बनाएंगे, स्वच्छता की बात करेंगे, जो जिसको कहना कहे, लेकिन हम ये सब करेंगे, ये पक्का है। विश्वेश, आप जी, मैं विश्वेश ठाकरे हूँ, रायपुर में हूँ। मेरा सवाल ये है कि सरकारें जो है वो बहुत मीट करती हैं, जैसे औद्योगिक मीट हुई, आप अभी विदेश गए, वहाँ से कुछ 70-80 हज़ार करोड़ के निवेश की भी बात करके आए। ये धरातल पर उतरता कम दिखता है। आपने कब देखा? जी, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ, आके देखो ना पहले। ये मैं आपका स्वागत करूँगा,
मैं ये जो मन में एक मनुष्य के बुरा मत मानिएगा, मैं भी आप ही की तरह मनुष्य हूँ। मनुष्य होने के नाते से हमको सदैव कुछ चीज़ होने की जब भी बात आती है तो ये हमारी मन और बुद्धि, शरीर 4 हिस्सों में बना है, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। तो मन और बुद्धि में ये द्वंद्व चलता ही रहता है। मन कहता है ऐसा करे, बुद्धि कुछ और कहती है ये है भी कि नहीं है, इसको जरा देख तो लो। बड़ी मुश्किल जाती है इनमें विचार करने में। तो इसमें शंका कुशंका, इसको शंका कुशंका भी कह सकते हैं। मुझे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, केवल इसी बार अभी हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क के आधार पर विक्रम उद्योगपुरी को पूरे देश के इंडस्ट्रियल बेल्ट में सब स्वर्ण पदक मिला है। मध्य प्रदेश को अभी 8 दिन पहले हमारे मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी ने दिया है। आप अचारपुरा चलिए, यहीं से पास में ही है। हमारा नाम वहाँ गांव का भले अचारपुरा, लेकिन सब्जी भाजी सहित पूरा आनंद लाभ ले सकते हो, इतना बढ़िया हो। आप कौन सा क्षेत्र देखेंगे आज जहां हमने इंडस्ट्रियल बेल्ट किया। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रायपुर और जबलपुर तो बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे संभाग केंद्र पर भी हम अगर ये इंडस्ट्रियल मीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमको ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत नीचे तक काम को फैलाना पड़ेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि अधिकांश हमारे युवा मित्रों को आज भी हमने जब अपने 4000 पंजीयन किए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2500 से ज़्यादा युवा मित्र नए आए जिनने अपने उद्योग धंधे के लिए प्रस्ताव दिए, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी शिक्षा ग्वालियर में हुई है, मैं हूँ गुना का। मेरे को ग्वालियर वालों ने कहा कि मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूं कि एक तो वहाँ पर जो रोपवे का प्रोजेक्ट है वो 20 साल से अटका हुआ है, और एक जो वहाँ की स्वर्ण रेखा जो नदी है उसको टेम्स नदी, अभी आप वहाँ से आए हैं लंदन से, टेम्स नदी की तर्ज पर उसको बनाने की बात थी। 200 करोड़ उसके लिए हुए भी थे, लेकिन वो और नाला बन गई है। तो मुझे कहा कि मैं आपसे जरूर पूछी कि वो आप कब कर पाएंगे। थोड़ा सा मेरे को इस मामले में 2 तरह से बात करना रहेगी। ये मेरे आने के पहले के प्रस्ताव है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे आने के पहले के प्रस्ताव है, लेकिन सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से ग्वालियर को बहुत अच्छा करना चाहेंगे। जो आप सोचोगे वो सब करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया, अब अभी नहीं किया है, हो जाएगा सर, अगले हफ्ते हो जाएगा, तो 13 तारीख को हो जाएगा। मेरा ऐसा कहना है अभी इन सारी बातों को कहते कहते बात कर लें। जी, लेकिन साल मत उल्लेख करो। हाँ, नहीं, सही बात है। तो अब आने वाले समय में ऐसी कौन से आपके 5 लक्ष्य होंगे जिनको लेके आप चलेंगे? और मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा जी, हमारा सरकार बनने के बाद हमने पहली घोषणा की थी कि जनहितैषी जितनी भी योजना है, किसी योजना को बंद नहीं करेंगे। ये हमारा पहला संकल्प था। जो जनता के हित की योजना है वो सब चालू रहेगी। दूसरा, हमारा बजट 5 साल में हम डबल कर देंगे। हमारी आय इतनी बढ़ाएंगे कि हमारे युवा मित्रों सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए जो भी धनराशि चाहिएगी वो सभी क्षेत्रों में समान रूप से रहेंगे। हमारे युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, हमारी इच्छा है। हम उस पर काम कर रहे हैं ताकि ये विकास का कारवां चलता रहे। महिला, युवा, किसान, गरीब, इस सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करते हुए हमारे गौरवशाली अतीत से जुड़ करके भविष्य की ऊंची सी ऊंची मंजिल को हासिल करने के लिए हम छलांग लगा के आगे जाने को लिए तैयार रहें। इसलिए पूरे देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने, इस संकल्प पे हम आपका काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, उन्होंने आगे का भी रोड मैप रखा। जिस तरह की मेहनत मोहन यादव जी कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है, और हमें लगता है कि आपके हाथों में ये राज्य इस तरीके से तरक्की करेगा, नंबर 1 बनेगा, हमें पूरा विश्वास है। और आपको IBC 24 की टीम की तरफ से हम पूरी शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला, व्यस्त आप नर्मदापुरम से वहाँ पे आए और हमारे बीच में आए। इस बात का हमें बहुत अच्छा लगा और हम आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और सारे सवालों का जिस तरीके से आपने जवाब दिया वो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बार फिर कह देता हूँ, डिस्क्लेमर की कोई हमें नहीं बताया गया था कि क्या पूछना है नहीं पूछना है। जो मेरे मन में आया वो मैंने पूछा, जो मेरे एडिटोरियल टीम में मेरे लिए भी कह सकते हो। बिल्कुल, और पूरी उन्होंने उस बात का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए। मैं रवि सर से रिक्वेस्ट करता हूं और विवेक पारक जी IBC 24 की CEO, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं सर प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। बड़ा ही व्यस्त दिन जो रहा है मुख्यमंत्री जी का, इसके बावजूद आपने हमें समय दिया, खुलकर अपनी बात रखी। और ज़ोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी अपनी टीम पर और बाकी जारी जगह बजवाते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार गड़गड़ाती तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए।
बहुत सारी शुभकामनाएं आईविस 24 माइंड समिट मध्य प्रदेश 2024 के मंच पर सपनों के मध्य प्रदेश को गढ़ने में और रोड मैप क्या है न्यू एमपी का, इस पर हमने चर्चा की है। बहुत सारी शुभकामनाएं जी।